बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी राजनीति से प्रयोग करते हैं, हद से ज्यादा अपनी राजनीति में रिस्क लेते रहे। अब लगता है एनडीए में शामिल मोदी शाह के खास अपना दल सोनेलाल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी रिस्क लेने के मूड में है। बहुत बड़ा वाला रिस्क लेने वाली है। इसमें अगर वो कामयाब होंगी तो फिर उनकी राजनीति के लिए ढेर सारे ऑप्शन विकल्प निकलेंगे। अनुप्रिया को अगर सफलता मिलती है तो बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को और खतरा होगा, जिस पर बहुत पहले से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की नजर है। अनुप्रिया पटेल बीजेपी आलाकमान मोदी शाह के अलावा बीजेपी के बड़े रणनीतिकार शामिल हैं। उनके सामने तरीके से अपनी बात रख पाएंगे। 2027 को लेकर के शर्तें रख सकती हैं, सीटों का मोलभाव आसानी से कर सकती हैं। अब अगर बीजेपी उन्हें इग्नोर करेगी तो उनके पास विकल्प के तौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। अखिलेश उन्हें अपने साथ इंडिया गठबंधन में ला सकते हैं। दोस्तों, बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की अहम सहयोगी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल पार्टी है। अनुप्रिया पटेल मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। योगी सरकार में उनके पति आशीष पटेल मंत्री हैं। केंद्र और प्रदेश में साथ साथ हैं। इसके बावजूद अनुप्रिया पटेल ने गांव में सरकार बनाने के लिए बीजेपी से दो हाथ करने का ऐलान कर दिया। अपना दल ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और हमारे सभी कार्यकर्ता इस पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ के हमारी भागीदारी होगी। देखिए, फिलहाल पंचायत चुनाव पर कोई ऐसा गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। जी हां, यूपी पंचायत चुनाव में अपना दल सोनेलाल अकेले किस्मत आजमाएंगी। अपना दल सोनेलाल अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रयागराज में ऐलान किया कि यूपी पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। पंचायत के चुनाव में गठबंधन को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसे में जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें पंचायत चुनाव में पूरा अवसर दिया जाएगा। इस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने साफ कर दिया कि 2026 में होने वाले यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी के खिलाफ पूरे दमखम के साथ उतरेंगी। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल सोनेलाल के कार्यकर्ता सभी ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ेंगे। पंचायत चुनाव पर हमारे गठबंधन से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से चुनाव की तैयारी कर रही है। हमारे कार्यकर्ता भी पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। इस बार पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। पार्टी के सभी कार्यकर्ता पंचायत चुनाव वार्ड और जिला पंचायत सदस्य के पद पर मैदान में उतरने की तैयारी पे है। इसके लिए पार्टी बूथ स्तर पर कमेटी को मजबूत करने में जुटी है। दोस्तों, 2014 से लेकर अभी तक यूपी में 3 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस चुनाव में अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल ने बीजेपी के साथ मिलकर के किस्मत आजमाई, लेकिन शहरी और पंचायती चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ती रही है। इस तरह केंद्र और राज्य में बीजेपी और अपना दल साथ साथ, लेकिन गांव में पंचायत के चुनाव में दो हाथ करने की प्लानिंग अनुप्रिया पटेल ने की। 2021 में भी अपना दल सोनेलाल अकेले जिला पंचायत के चुनाव में किस्मत आजमाई थी। यूपी में 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। ऐसे में अनुप्रिया पटेल पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का रिहर्सल मान रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव में अकेले लड़कर के वो दरअसल अपनी सियासी ताकत की था लेना चाहती हैं और उसके साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं के चुनाव लड़ने की इच्छा को पूरा कर देना चाहती हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए अपना दल सोनेलाल के लिए संभव नहीं था कि अपने कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव लड़ा सकें, इसलिए अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई। अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि हमारे लिए पंचायत चुनाव एक रिहर्सल भरा है, लेकिन फाइनल परीक्षा 2027 में अपने सभी कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जहां से भी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां संगठन की स्थिति कितनी मजबूत है, ये भी समझने की जरूरत है। अगले साल शुरू में यूपी पंचायत के चुनाव होंगे। ऐसे में अपना दल ने संगठन को पंचायत चुनाव के हिसाब से मजबूत करने की कवायद कर दी। योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक जमीन पर उतारकर और पार्टी की नीतियों का प्रचार करने के लिए कहा। यूपी में पंचायत चुनाव के बहाने अपना दल सोनेलाल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। पार्टी ने विधानसभा प्रभारी घोषित कर दिए। सभी विधानसभा क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया। संगठन के विस्तार और उसको मजबूत करने के लिए ये विधानसभा प्रभारी काम करेंगे।
अनुप्रिया पटेल ने साफ कहा था, बहुत सारे लोग संगठन से जुड़ना चाहते हैं, हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे। सिर्फ 10-12 विधायक बनने से काम नहीं होता, ये तो केवल माइलस्टोन है, लक्ष्य से बहुत दूर है। ये तो साफ है दोस्तों, अगर पंचायत चुनाव में अपना दल को सफलता मिलती है फिर यूपी की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी। वैसे यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा, क्योंकि इस चुनाव के बाद सीधे विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी के 2/3 विधानसभा सीटें ग्रामीण इलाके से आती हैं, जहां पर पंचायत चुनाव होते हैं। सियासी पार्टियों को पंचायत चुनाव के जरिए अपनी सियासी ताकत का आकलन करने का एक मौका मिलता है। यूपी में औसतन 4 से 6 जिला पंचायत सदस्यों को मिलाकर विधानसभा का एक क्षेत्र होता है। यही वजह है कि अपना दल का फोकस पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सीटों पर है। कहा जा रहा है, जिला पंचायत के सदस्यों को मिलने वाले वोट का आधार बनाकर सियासी पार्टियों को इस बात का एहसास होता है कि वो कितने पानी में है। इससे भी पता चल जाएगा कि 2022 विधानसभा में 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कितने मतों में बढ़ोतरी या कमी का आकलन हुआ। यूपी में अपना दल का प्रभाव है, वहां मुख्य रूप से कुर्मी समाज के बीच में पार्टी की पकड़ है। पंचायत चुनाव आधार पर वोटों के समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद करते हैं। सियासी पार्टियां भी ये समझती हैं और आकलन करते हैं कि क्षेत्रवार और जातिवार के आधार पर आगे कैसी रणनीति बनानी। यूपी पंचायत चुनाव के आधार पर 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी जमीन नापना चाहती, इसलिए गठबंधन की परवाह किए बिना अनुप्रिया पटेल ने अपनी सियासी एक्सरसाइज शुरू कर दी और वो मानती हैं कि पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने पर बीजेपी से गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े जाते, केवल पार्टी अधिकृत उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारती है। आज जब देश जातीय न्याय की बात कर रहा है, तब कांग्रेस पार्टी का ये दायित्व तो बनता है कि वह इस विमर्श को दिशा दे, उसे नारे से नीति तक ले जाए और जितनी आबादी उतना हक को केवल एक नारा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प बनाए। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जातिगत जनगणना का मुद्दा कोई नया नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इसे लगातार उठाया है। हमारे घोषणा पत्रों में, संसद में, सड़कों पर और हर उस मंच पर जहां सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए, मैंने स्वयं अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग दोहराई थी कि जाति जनगणना को तत्काल शुरू किया जाए। उस पत्र में मैंने साफ कहा था, जब तक हमारे पास सही आंकड़े नहीं होंगे तब तक कोई भी सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि वह सबको न्याय दिला रही है। आज हमें ये पूछना है, ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों की देश के सत्ता स्ट्रक्चर में भागीदारी क्या है और कितनी है। क्या वे मीडिया में, नौकरशाही में, न्यायपालिका में, कॉरपोरेट सेक्टर में और उच्च शिक्षा संस्थानों में अपनी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व रखते हैं? अगर नहीं तो इसका कारण क्या है और समाधान क्या है? इसका समाधान है सच्चाई को सामने लाना, आंकड़ों को सार्वजनिक करना और फिर नीतियों का पुनर्निर्माण करना। यही कारण है कि जाति जनगणना को हम केवल एक आंकड़ों की कवायद नहीं मानते, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र का नैतिक दायित्व है। साथियों, हमें ये भी स्पष्ट रूप से मांग करनी है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) को तुरंत लागू किया जाए, जिससे ओबीसी, दलित और आदिवासी छात्रों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिले। आज जब शिक्षा का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र में केंद्रित हो गया है, तब इन समुदायों को उस पहुंच से वंचित रखना एक प्रकार का शोषण है। कांग्रेस का मानना है कि शिक्षा में समान अवसर के बिना कोई भी समाज बराबरी का नहीं हो सकता। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा
कि 50% आरक्षण की सीमा पर अब नए आंकड़ों के आलोक में पुनर्विचार हो। जब सामाजिक वास्तविकताएं बदल चुकी है और आंकड़े नई तस्वीर पेश कर रहे हैं, तो हमारी नीतियों में भी उसी अनुरूप परिवर्तन होना चाहिए। आरक्षण की वर्तमान सीमा को आंकड़ों और न्याय दोनों के संतुलन से देखा जाना चाहिए, ताकि ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों को उनका वास्तविक हक मिल सके। तेलंगाना में जो जाति सर्वेक्षण हुआ, उसने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें समाज विशेषज्ञ और सरकार सभी की भागीदारी रही। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी ऐसा ही जनसंवादी और पारदर्शी मॉडल अपनाए। हम इस प्रक्रिया में सहयोग करने को तैयार हैं। साथियों, आप सभी हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे विचारों की आवाज़ है। आज जब देश जाति जनगणना को लेकर जागरूक हो रहा है, तब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तथ्यों के साथ, संवेदनशीलता के साथ और निडर होकर इस विषय को जनता के बीच ले जाना है। ये न केवल सामाजिक न्याय की लड़ाई है, बल्कि संविधान की आत्मा की रक्षा की लड़ाई है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस अभियान को केवल चुनावी मुद्दा न समझे, ये हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है। आज का ये संवाद इस दिशा में हमारी एकजुटता का प्रमाण है। आप सभी को इस ऐतिहासिक प्रयास के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। आइए हम मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर नागरिक की पहचान, गरिमा और अधिकार को समान रूप से समान मिले।